साहब ये बताएं पूरी आपके चरणों में है क्योंकि बहुत समय से जुड़ा हूँ। आज जो है बहुत सारी बातें हुई और खुल करके बातें हुई और ये जितनी आबादी है पिछड़े और गरीबों सब मिला करके 90% है। तो 90 तरह की इनकी समस्याएं भी, 90 तरह के विचार भी हैं। ये कहते हैं कि मेढक पे जो है करना हो तो कोई इधर फुदक जाता है, कोई उधर फुदक जाता है, तो बड़ी परिस्थिति गंभीर है। लेकिन देश के परिस्थिति को जब देखें सामने में तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ हम लोगों को सोचना पड़ेगा। और सोचना हालत वही है कि कबीरदास जी ने कहा था कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ और जो घर जा रहे अपना चले हमारे। समझना आज उसकी जरूरत है। जो देश के हालात हो रहे हैं आज उसकी जरूरत। दूसरी बात, हम लोग सबको समझ लेना चाहिए। फला ऐसा नहीं कर रहा, फला ऐसा नहीं कर रहा, वो सम्मान नहीं दे रहा है, सबको हम समझ लेना चाहते हैं। विज्ञान, भूगोल, गणित, जितने सब्जेक्ट दुनिया के हैं हम सबको समझ लेना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कह रहे हैं कि हम केवल अपने आप को नहीं समझना चाहते। और जब तक हम अपने आप को समझ करके अपने आप से शुरुआत नहीं करेंगे तब तक समस्याओं का निराकरण नहीं। भाई ने कहा बड़ी तबाही है, बड़ी परेशानी है, फिर हम किसके लिए करें? कुछ काम अपने जीवन से हटके भी करना पड़ता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज हमारे आपके दिमाग में प्रश्न पैदा होते हैं, आप कल्पना करिए कि जिस समय देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, अगर यही प्रश्न हमारे पूर्वजों के दिमाग में पैदा होता तो क्या वो कुर्बानी देते? क्या ये देश आज़ाद होता? क्या उनके जमीन नहीं थी? क्या उनके माने परिवार नहीं था? क्या परिवार के प्रति उनको मोह नहीं था? क्या वो नहीं जानते इसलिए माने सीने पर गोलियां खाई थी कि हमको जमीन का पट्टा मिल जाएगा? इसलिए खाई थी क्या? इसलिए खाई थी कि हमको आरक्षण मिल जाएगा? इसलिए खाई थी। उन्होंने सोचा कि हमारी जिंदगी तो है, हमारा प्यार है, ममत्व है, परिवार है, लेकिन इससे भी बड़ा आज हमारा दायित्व है कि उसी परिवार के भविष्य के लिए हमें गोली खाना जरूरी है, आज़ादी दिलाना जरूरी है। तो उन्होंने सारे मोह ममता को त्याग करके और सीने पर गोलियां खाए, तब जाकर के हमें आपको आज़ादी। कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि बहुत कुछ काम ऐसे भी करने पड़ते हैं जिसमें हमारा कोई हित नहीं दिखाई देता है, हमारा कोई लाभ नहीं दिखाई देता है, लेकिन हमें अपने पीढ़ी के लिए, अपने भविष्य के, अपने देश के लिए भी वो करना पड़ता है। ये भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए जब हम अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं। ये मैं प्रार्थना करना चाहिए। आज हक अधिकार की बड़ी बातें आई, बात सही है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सा अधिकार आपको चाहिए? सबसे बड़ा अधिकार जो दुनिया में है वो सबसे बड़ा अधिकार आपके हाथ में है। अब आप उसको जानो ना, पहचानो ना, उपयोग ना करो, चिल्लाते रहो हमारा अधिकार शोषण हो गया, हमें कोई सम्मान नहीं दे रहा, अधिकार ले रहा, कोई दे नहीं रहा है, वो अलग बात। बाकी ठीक है, आरक्षण है और संबंध है, उस बात छोड़ो। लेकिन जो अपने हाथ में है, क्या है सबसे बड़ा अधिकार अपने हाथ में? मताधिकार। संविधान में जो है सबके मत के कीमत बराबर रखी ना। क्यों? केवल इसीलिए कि इस देश में 90% गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, खून और पसीना बहाने वाले लोग, और अधिक से अधिक 10% हैं जो 90% का शोषण करते हैं, जो की तरह उनका खून चूसते हैं, उनका हक अधिकार दबाते हैं। 10% लोग हैं। लेकिन ये समझ हमारी आ जाए तो हम कहते 90 वाला जीतेगी कि 10 वाला? 90 वाला स्वाभाविक। हम चिल्ला रहे कि हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है, 10 लोग शोषण कर रहे, कह रहे जो है उसको समझ नहीं रहे, उपयोग नहीं कर। ये उपयोग करना सीख लीजिए, आपके दरवाजे पे खड़ा रहेंगे।
आपके दरवाजे पे खड़ा रहेंगे। ये व्यवस्था थी। राजा महाराजाओं की कभी गरीब की परछाई पड़ती थी? बताओ आप लोग तो व्यवस्था के पुराने लोग हैं, नए लोगों को तो पता नहीं होगा। पुराने लोग पूछे कभी राजा महाराजाओं के सामने से गरीब निकल सकता था? जूता पहन के निकल सकता था? नहीं निकल सकता है। एक ही व्यवस्था थी कि माने दलित जो है तो झाड़ू और मटका लटका करके कंधे में माने सर में जाता था। व्यवस्था थी नहीं थी? तो किसी ने इस व्यवस्था को तोड़ा। इस व्यवस्था को तोड़ा, सारे विशेषाधिकार सारे अधिकार खत्म कर दिए। तो उसी पर माने निर्णय का परिणाम है कि आज वही राजा महाराजा जिसकी परछाई नहीं पड़ती थी, आज जो गरीब के द्वार पे खड़ा होकर के कहता है कि तुम्हारे पास भीख मांगने हम आए हैं। ये परिवर्तन जो दिया है किसी भी चाहता। तो हमारा कहने मतलब ये है कि सबसे पहले अपने आप को जानना, अपने अधिकार को जानना और अपने अधिकार का उपयोग करना। और ये जब तक चाहे हमारे नौजवान, हमारे बुद्धिजीवी जब तक ये जागृति पैदा नहीं करेंगे तो इसी तरह चलता रहेगा, इसी तरह हम गाते रहेंगे, इसी तरह शोषण हमारा होता रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है जागरूकता और समझदारी रखना। मैं कहता है कि आप जो है राजमणि पटेल को मान लीजिए नाम के लिए, बड़े साधारण है, बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, है ना, सब कहते हैं ना। अब राजमणि पटेल की सभा हो जाए तो वही क्याम सभा है तो कई लोग पहुंचेंगे? 90 है ना, गरीब पिछड़ा, संख्या तो भाषा में 50 है, 52 है ना, कितने लोग पहुंचेंगे? हैं? पहुंचेंगे। अगर वहीं आ जाए हेलीकॉप्टर से गरीबों का शोषण जिसको गाड़ी देते हो कि साला शोषण किया है अंबानी सभा कर ले लिया, जमीन भी लिया, इंडस्ट्री ले लिया, 2 लाख रुपए के कप चाय पीता है, वही अंबानी हेलीकॉप्टर से आ जाए कितने लोग जाएंगे? 50,000। आपने कभी सोचा, कभी सोचा नेता आपने किसको बनाया? नेता किसको आपने बना दिया? तो पैसा वाला कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन समझदारी न होने से आप केवल खड़े हो गए तो नेता वो बन गया जो आपका खून चूसता है और वो उपेक्षित हो गया जिसकी आप दुहाई देते हो। ये जागृति पैदा करनी होगी कि अरे ये हमारा दुश्मन, पहचान करनी पड़े कि अपना कौन है। जब तक हम पहचान नहीं कर पाएंगे कि अपना कौन है, जब तक हम जात से पहचानेंगे, जब तक हम कपड़े से पहचानेंगे, जब तक हम उसके संसाधनों से पहचान करेंगे कि बड़ा आदमी है, हमारा आदमी है, तब तक भला नहीं। पहचान करनी होगी वो विचारधारा की, इसकी विचारधारा कोई भी हो, इसकी विचारधारा गरीब के हित की है कि नहीं है, इसकी विचारधारा गरीब को दिशा देने वाली है कि नहीं है। वो विचारधारा कोई भी हो, उस विचारधारा की ताकत के साथ उसके साथ खड़े हो जाइए, वो विचारधारा मजबूत हो जाएंगे, गरीब का हक मिल जाएगा, कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन आज ये चीजें, ये जागृति पैदा करने की जरूरत है, ये समाज को जगाने की जरूरत, जो सबसे बड़ी चुनौती है। और आज यही हम नहीं करते, इसका फायदा वो लोग उठाते हैं। बांटते रहो, करते रहो, तुमका काम है, बांटो, राज करो, बालक भाई है तो पहचान। आपको क्या चाहिए? पिछड़ा वर्ग चिल्लाते हो कि हमें अधिकार चाहिए। क्या चाहिए आपको? मुख्यमंत्री चाहिए? मुख्यमंत्री नहीं है पिछड़ा का। प्रधानमंत्री से बड़ा कोई पद होता है? पिछड़ा प्रधानमंत्री नहीं है। आप क्या चाहिए बताओ? क्या चाहिए आप? यही तो मांग कर रहे हो कि पिछड़ा वर्ग हमारा होना चाहिए, पिछड़े वर्ग का विधायक हो, हमारा सांसद हो, हमारा मुख्यमंत्री हो, यही मांग कर रहे हो ना। तो प्रधानमंत्री से बड़ा कौन होता बताओ? पिछड़े वर्ग का है ना। लेकिन ऐसा रिवॉर्ड तो दूसरी जगह है उसका। इसीलिए कहते हैं इस पहचान को तोड़ने का प्रयास करो, सही पहचान जोड़ने का प्रयास करो। वो पिछड़े वर्ग में जन्म ले सकता है, लेकिन अगर वो पिछड़े वर्ग का खून चूसता है, उनका हक अधिकार दबाता है, तो पिछड़ा नहीं है, वो महा अन्यायी है, शोषक है। ये पहचान मिटा दीजिए कोई पिछड़ा वर्ग, वो पिछड़ा वर्ग नहीं है। और जब तक हम दोनों कह रहे हैं हाई पिछड़ा वर्ग है, फिर कहेंगे मांग भी करेंगे मुख्यमंत्री बना, कैसा बनेगा? हम कहते हैं आपने 20 बहुत किया, नहीं गाँव वाले को बना दो। अब सब गाँव वालों ने आपको मुख्यमंत्री बना दिया,
लेकिन आपका शोषण करने का वही तरीका, तो क्या मिलेगा समाज को? समाज को मिलेगा क्या? आपको तो मिल जाएगा पिछड़े के नाम पर, लेकिन समाज को नहीं। तो ये जागृति और चेतना की बात है, और ये जागृति चेतना समाज का बुद्धिजीवी ही चला सकता है, नौजवान ही चला सकता है। और जब तक ये अभियान नहीं चलाएगा, आज तो बैठना हम लोगों ने छोड़ दिया, एक दूसरे से बात करना छोड़ दिए, हमारा संवाद खत्म हो गया है। आम करता हमारा किस पीड़ा में है, किस दुख में, हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो वो भाव पैदा करना पड़ेगा, वो अपनत्व का भाव पैदा करना पड़ेगा। जब तक अपनत्व का भाव नहीं होगा, तब तक हम देश के लिए कुछ नहीं करेंगे। एक सिपाही सीमा में अपनी जान देता है, क्यों देता है? उसके भी घर है, उसके भी परिवार है, उसको भी मोह और ममता है, अपने जीवन की सब कुछ है, लेकिन ये अपनत्व उसके रगों में भर जाता है कि नहीं, ये मातृभूमि हमारी है, ये देश हमारा है, और उस अपनत्व के कारण वो सीने पर गोली खाता है और शहीद हो जाता है। तो ये अपनत्व का भाव पैदा करना होगा कि नहीं, ये जो गरीब समाज है, ये जाति नहीं है, ये जो मेहनत करने वाले लोग हैं, हमारे देश की ताकत है, हमारे देश की पूंजी है। इनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, जाति के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वर्ग के हिस्सेदारी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि किस लिए लड़ रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने सीने पर गोलियां खा करके जो आज़ादी दिलाई है, इसी मकसद से दिलाई है कि ये गरीब ही हमारी ताकत है, गरीब ही हमारी पूंजी है। और ये साबित हो गया। आज़ादी की लड़ाई में एक तरफ अंग्रेज थे, जिनके साथ तमाम राजा महाराजा नवाब थे, जिनके पलटन थी, फोर्स थी, सब कुछ था। इस देश के गरीब के पास क्या था? लेकिन विजय गरीबों की हुई, क्योंकि गरीब के पास ईमान था, चरित्र था, त्याग था, देश के लिए मरने की तमन्ना थे। इस वजह से गरीब की विजय हुई, तो तलवार एक जगह रखी नहीं। तो इसी वजह से वो भाव हमें पैदा करना पड़ेगा अपनत्व का। ये अपना समाज है, और अपने लिए नहीं कि जाति है, वर्ग है, बल्कि इसलिए ये देश की पूंजी है। इस देश के गरीब का, किसान का जब खून और पसीना बहता है, तभी देश के प्रगति और विकास की बुनियाद है। जब उसका खून और पसीना बहता है, तभी देश के विकास का महल खड़ा होता है। और जिस दिन इस देश के गरीब का विश्वास टूट जाएगा, ये आरक्षण भर का सवाल नहीं है, यह अधिकार का सवाल नहीं है, जिस दिन इस देश के गरीब का विश्वास टूट जाएगा, तो देश टूट जाएगा, प्रजातंत्र टूट जाएगा, हमारे वंशजों का इतिहास खत्म हो जाएगा। ये चुनौतियां हमारे सामने है। इस वजह से हमें उस संघर्ष को करने की जरूरत है। केवल अपने आरक्षण के लिए, अपनी मांग के लिए नहीं, ये देश के लिए जरूरी है, ये हमें समझना। तो आज ये तमाम इस तरह की बातें हैं। अपने उपेक्षा करें, आपने सही कहा, 15 साल में हमारी 15 महीने हमारी सरकार रही, जो अपेक्षाएं थी हमारी सरकार ने की बात सही, लेकिन उसका भी तरीका है। हम उल्टा करते हैं। जैसे कोई अपना है, मान लो कांग्रेस परिवार है, जैसे आपका परिवार है, परिवार में आप बताओ कि एक बेटा गुनाह करता है ना, उसके माँ बाप क्या कहते हैं? जब लोग कहते हैं तुम्हारा बेटा चोर है, ऐसा किया, चोरी किया है, वो डिफेंस करते नहीं करते कि तुम झूठ लगा रहे हो, आरोप झूठा कर रहे हो, हमारा बेटा चोर नहीं हो सकता, खत्म नहीं करते। ह्यूमन प्रवृत्ति है। लेकिन जब घर में आते हो तो उसको डांटते हो, उसको समझाते हो, साले ऐसी गलती मत करो, हमारा नाम बदनाम मत करो, हमारे नाम के साथ तुम्हारा नाम चल रहा है, कहते नहीं। हम उल्टा करते। जहाँ जरूरत होता है, जहाँ जरूरत होती है हमें लड़ने के लिए, परिवार के लिए, वहाँ हम हाँ में हाँ मिला देते हैं कि हाँ ठीक कह रहे हैं, बड़ा न्याय किया, आपकी सरकार रही, हमारी सरकार में भी हमको न्याय नहीं मिला, सड़क पर कहीं, ठीक है। आज जब यहाँ राजमणि पटेल आ जाते हैं, तब यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तुम ही हो, आरती उतारते हो, ये कौन सा? ये बंद करो। जब घर के अंदर है तब ब्रह्मा विष्णु महेश मत कहो, यहाँ कहो दादा आपसे अपेक्षाएं थी, ऐसा हो गया जिसके कारण हमारी बदनामी हो रही है, हमारा नाम हो रहा है, या कि लोग आपके प्रति ऐसा सोचते हैं, ये सलाह दीजिए, मशविरा दीजिए। और अगर बाहर है दादा के खिलाफ कोई आवाज आती है तो उसका डट के मुकाबला करिए। तो वहाँ हम मुकाबला जहाँ करने का, वहाँ चुप रह जाते हैं, और जहाँ चुप रह के सलाह देने की है, वहाँ हम चर्चाएं करते हैं।
तो ये तरीका हमको बदलना होगा। इससे बहुत नुकसान होता अपने परिवार सबका। ये बड़ी छोटी छोटी बातें, लेकिन यही बातें इंसान को बनाती है। आज सलाह देने वाले बहुत, जैसे किसी को आज 4 सलाह मार जाएगा आपको, हमको, इनको, किसी को भी। लेकिन एक को उसमें किस्सा था कि एक चिड़िया का अंडा जो है बच्चे समुद्र में समा गए। उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा बड़ा अन्याय कि हमारे बच्चे को मारे ले समुद्र ले गया। तो उसको लगे पानी चोंच भर के बाहर फेंके, चोंच भर के बाहर फेंके। दूसरे चिड़ियों ने देखा तो कहा क्या कह रहे हो बहन, तुम्हारे बस में है समुद्र को सुखाना? भाई देखो, सलाह मत दो, अगर देना है तो साथ दो। वो भी उनके साथ में लग गई। इसी तरह जो आए सब उनको सलाह दे, कहा देखो सलाह की जरूरत नहीं है, साथ की जरूरत है। साथ देना है तो दो, नहीं सलाह मत दो। सब साथ में लग गए। फिर इसके बाद गरुड़ को पता चला तो गरुड़ ने कहा विष्णु भगवान को मैं जा रहा। फिर कहाँ जा रहे भैया? तो इनकी ऐसा ऐसा समुद्र ने ये कर लिया है, तो जा रहे समुद्र सुखाना है, बच्चे को निकालना है। तो भगवान ने कहा कैसे हमको छोड़ के हम क्या करेंगे? तुम्हारे बस में समुद्र को सुखाना? तो यदि भगवान सलाह मत दीजिए, देना है तो साथ। तो भगवान भी साथ में जब चल दिए, जब भगवान चल दिए तो समुद्र और उस चीज की जरूरत है हमको, साथ और सहयोग की। हमारे बीच में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, अनुभवी भी हैं। आज जो अच्छे हैं उनका साथ लेना है, जो अच्छे नहीं है उनको अच्छा बनाना है, फिर उनका साथ लेना है। ये समाज है, समाज में हर तरह के लोग होते, सबको साथ लेकर के उनकी ताकत को जमा। और जब यही ताकत बनेगी, यही लड़ाई करेगी, सुख सुविधा वाली नहीं करेगी। राम जब रावण के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए गए थे वनों में, तो लोगों ने कहा था अयोध्या से सेना लेकर के जाइए, इतनी बड़ी ताकत से लड़ने जा रहे हैं। तो राम ने कहा था कि ये वेतन भोगी सेना है, इससे हम विजय हासिल नहीं कर पाएंगे। हम तो उनके बीच में जाएंगे जो सताए हुए हैं, जो शोषित हैं, जिनका हक अधिकार दबाया गया है, जिनमें पीड़ा का भाव है, हम उनके बीच में जाएंगे और उनके भाव को जगाएंगे, उनकी सेवा हम उनके माने सेना बनाएंगे। उसके बाद हम लड़ाई करेंगे। तो आपने देखा कि वही राम के साथ में जब बानर, भालू, वनवासी, आदिवासी सब आदिवासी सब मिल गए, तो वही राम की विजय हुई रावण की तरफ। आज जरूरत इस बात की है कि जो 90% गरीब हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, शोषित लोग हैं, उन्हीं के बीच से हमको सेना बनानी पड़ेगी। उनको ही अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। भरोसा भी करना पड़ेगा राजमणि पटेल बहुत ताकतवर है, ये कैसे आ जाए हमारे साथ में, हम ताकतवर बन जाए। इस भूल भुलैया में भूलते रहो। ये सोचे कि नहीं, यही 90% जो गरीब है, यही सबसे बड़ी ताकत है। सबसे बड़ी ताकत इनके अंदर छिपी है, उसको हमें जगाना है। इस दिशा में अगर हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आज देश को दिशा मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी जो है, तो समाज में पार्टियां होती रहें, लेकिन इरादा समझ। भारतीय जनता पार्टी 2 कमजोरी पहचान नहीं पा रहे हैं। एक तो देश बेचो, घर बेच दो, आपकी जमीन बेच दे और आपके खाते में 2000 डाल दे, आप खुश हो जाते। गरीब कहता है कि अरे 2000 तो डाल रहा है यार, बंद हो जाए, 2000 के लिए ये लोग वोट दे दो। मैंने इतना कीमती वोट जो है 2000 डाल रहा है, वो इस पेश को नहीं समझ रहा कि हमारे देश के ही प्रॉपर्टी बेच करके साले सब खा रहे हो और उसमें 2000 हमारे खाते में डाल रहे हो, हमारी सहानुभूति ले रहे हो। और दूसरा मुद्दा उनका जो है हिंदू मुसलमान। हिंदू का तरह बताओ, मोदी नहीं रहेगा तो हिंदू का क्या होगा? हिंदू भी यहाँ तो हाँ सही आता है, हिंदू बचाना जरूरी, हिंदू बचाना। सारे हिंदू है क्या? ये नहीं समझ रहा है हिंदू है क्या। वो भी हिंदू 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 बचाना है, महात्मा लगा है। वाला मंदिर में प्रवेश करता है तो मंदिर गंगा जल से धुलाया जाता है। उस समय वो नहीं सोचता कि माने क्या हो रहा है, हम हिंदू हैं कि नहीं है। तो जब मंदिर में दर्शन करने जाता है, भगवान की बात आती है तो साला हिंदू नहीं है, और जब वोट की जरूरत आती है वो हिंदू में पागल हो जाता है। तो ये जागृति पैदा करनी पड़ेगी कि हिंदू तुम अगर तब हो तो अब भी हो, अगर तब नहीं हो तो अब भी नहीं। तो ये भय जो है, धर्म को धर्मांधता, धर्मांधता को धर्म बता दिया है। हम साले ढोए जा रहे हैं आंख मुँह। कोई बकरी लेकर के जा रहा था कंधे पे, कह रहे साला कैसा सुअर का बच्चा लिए जा रहा है। कहने भाई बच्चा लिए है, बकरी का है। जहाँ जाए तहाँ सब कहा कि सुअर का बच्चा लिए। सुअर का बच्चा कैसा पागल है, ये कैसा पागल सुअर का बच्चा लिए।
तो कहते सुना और नहीं सुना गया तो कहा साले को फेंको, देखो बेकार में जो है तो हमको सुअर का बच्चा बच्चा कह रहे, समझे, तो बकरी जो थी उसको फेंक दिया, समझे ना, उसको फेंक दिया। तो वही हाल जो है हमारा है, गरीब का है, लगा है हिंदू हिंदू कर क्या रहा। इस नारे पे जो है वो इस देश के साथ क्या कर रहे हैं ये सब समझने की जरूरत है। जो बीजेपी समझता है भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा है गरीब को बांटो और सारी सत्ता पूंजीपतियों के हाथ में दे दो। जिस तरह से पहले राजा महाराजा सब कुछ में जमाने में था ना कि एक था शोषक, एक था शोषी, एक था राजा, एक थी प्रजा, एक था आजाद, एक गुलाम। तो उनका लक्ष्य है कि 10% जो पूंजीपति इस देश में हैं उनके हाथ में सारी सत्ता हुकूमत चली जाए और 90% लोग गुलामी करें और जो वो कहें वही संविधान, जो वो कहें वही कानून, जो आदेश हो वही भगवान का फरमान। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उस चीज को बारीकी से समझने की जरूरत है। और ये हुआ तब झगड़ा, पीएसयू बेचे जा रहे हैं, देश बेचा जा रहा है, सारे जो संसाधन है उन सारे संसाधनों में पूंजीपतियों का कब्जा किया जा रहा है। लेकिन एक दिक्कत गड़बड़ी आ रही थी कि भाई सारे पूंजीपतियों का कब्जा सारे संसाधनों में हो जाएगा, देश की संपत्ति में हो जाएगा, उद्योग में हो जाएगा, लेकिन एक जगह कमजोरी है। एक जगह कमजोरी रोटी। भाई कितना बड़ा पूंजीपति हो जाए या कितना बड़ा नेता हो जाए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो जाए, लेकिन कितना ऐश्वर्य की जिंदगी जी ले, लेकिन शाम को रोटी की जरूरत नहीं पड़ती है। अंबानी के मिसेज 2 लाख रुपए की कप चाय पीती, ठीक है ना, लेकिन रोटी की जरूरत उसको भी। तो ये माने झगड़ा हुआ कि मान लीजिए सारे संसाधन में पूंजीपतियों का कब्जा हो गया, सब कुछ उनके हाथ में हो गई, लेकिन अगर ये रोटी का अधिकार किसान के हाथ में रहेगा और किसान कहेगा कि हम रोटी नहीं देंगे तो पूंजीपति क्या करेगा। इसे वजह से कि रोटी में भी अधिकार होना चाहिए। जो 3 काले कानून लाए गए थे केवल इसी वजह से लाए गए थे, उद्देश्य से कि रोटी में भी पूंजीपति का कब्जा हो जाए, और जिस दिन रोटी में पूंजीपति का कब्जा हो जाएगा उस दिन पूंजीपति बादशाह बन जाएगा। इस देश के 90% उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये षड्यंत्र है, इस चीज को समझने की जरूरत। तो आज छोटी छोटी बातों में गरीबों को उलझा के अपना बड़ा कर रही भारतीय जनता पार्टी। इन चीजों को समझने की जरूरत है और ये समझने भर से काम नहीं चलेगा, ये भाषण से भी काम नहीं चलेगा। हमारे नौजवान को, हमारे बुद्धिजीवी को गांव गांव में चौपाल लगानी होगी और गांव गांव में चौपाल लगाइए। 2 घंटे गांव के लोगों के साथ में बैठिए, 50 लोगों के साथ में बैठिए, 25 लोगों के साथ में बैठिए, लेकिन उनके साथ में बैठिए, खुला डिस्कशन करिए, उसके विचार को सुनिए, अपनी बात कहिए, फिर देखिए कैसे परिवर्तन नहीं होता है। तो अभी तो हम केवल भाषण दे करके चले आते हैं। गांव गांव हुआ ना, घर घर संपर्क, कौन कह रहा था, दादाजी बता रहे थे, घर घर। अब हम पर्टिकुलर जानते दादा का हुआ होगा, हम लोग रहे होंगे, उसमें हम नहीं कह रहे हैं बात, हम तो अपनी बात कह रहे हैं। जहाँ हमने देखा है कितने घर हैं विधानसभा में, कितने गांव है विधानसभा में, ईमानदारी से बता दो कई घर में गए हो, कई घर में गए हो, व्यक्तिगत बात में जहाँ गए हैं, गए नेता लोग घर में इकट्ठे हो गए किसी के यहाँ, समझे ना, सदस्यता अभियान चला और फिर नारा लगाते चल दिए, समझे ना, आधा फरलांग गए, उसके बाद कार्यक्रम खत्म, घर घर हो गया, हो गया घर घर। ऐसे काम नहीं होता, इससे काम नहीं चलेगा। नारा लगा दिए तो उससे परिवर्तन नहीं आएगा। बैठना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी, उसकी व्यथा सुननी पड़ेगी, उसके दिमाग में कौन सा कीड़ा है उसको जानना पड़ेगा, मर्ज क्या है। जब तक ये नहीं जानोगे दबाई नहीं कर सकते। और बात करिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल ये रही कि कांग्रेस ने गरीब को सोना दिया है। इसमें कोई दो शक नहीं है कि गरीब को कांग्रेस ने सोना दिया है, लेकिन ये विचार नहीं किया कांग्रेस ने कि वो हालात सोना महसूस कर रहा है, पीतल महसूस कर रहा है।
अगर वो पीतल महसूस करेगा तो रिस्पांस आपको पीतल बराबर मिलेगा। आप ढोल घमाटा गाते नहीं कि हमने सोना दिया है, सोना का हमें सम्मान मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जितना जरूरी सोना देना है उतना ही जरूरी सोना एहसास होना भी जरूरी है। और ये तभी होगा जब हम बैठेंगे, संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, बेनवेदन का। तो बहुत बात हो गई, बोर हो रहे होंगे। 10 मिनट हो गए। सही है सर। तो सबसे निवेदन करना दादा, चाहते हैं। 10 मिनट बस आपका 10 मिनट बस दे सकता हूँ आपका। क्या? 10 मिनट चाहिए आपकी। हाँ मुझे मिलना। अंदर है ना। हमारी उस समय पूरी तरह से पढ़ाई की भी हैसियत नहीं थी। हमने कर्जा ले करके जो है हमारे भाई ने पढ़ाया। पिताजी नहीं थे, हमारे बड़े भाई थे, उन्हें जिम्मेदारी निभाई। पढ़ाई लिखाई के दौरान सामाजिक सेवा में शुरू से एक संस्कार वो होता है, लगाव होता है। जब मैं कक्षा 9 में था तब से हमने समाज सुधार की बात शुरू कर दिया था। जहाँ बारात होती थी शिष्टाचार होता था पहले, अब तो कुछ होता ही नहीं, पहले शिष्टाचार होता था। घरात के लोग जो है सब बड़े बड़े गांव के लोगों को माने निमंत्रण करते थे, बुलाते थे कि शिष्टाचार में आइए। बारात के लोग रहते शिष्टाचार में आइए, और शिष्टाचार में लोग अपने विचार व्यक्त करते थे कि समाज को क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो उस समय फिर उस शिष्टाचार में हम भाषण देते थे। 9वीं में थे तब से कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए, दहेज प्रथा बंद होना चाहिए, ये सारे जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं तो कक्षा 9 में थे तब से। ठीक है। जब कॉलेज में गए तो हंसी मजाक से शुरू हुई राजनीति। देखा तो उसमें कॉलेज में निकला था कि चुनाव होगा, तो हम लोगों ने कहा भाई चलो हम लोग भी भरें। तो जैसे 4 लोग हैं तो कहें आप भर दो, कोई कहे आप भर दो, कोई कहे आप भर दो। तो लोगों ने कहा आप भर दीजिए। तो सोशल सेक्रेटरी का सामाजिक सचिव को हमने फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म भर दिया, और चूँकि सामाजिक मंच में बोलते थे तो बोलना थोड़ा आता था, तो फार्म भर दिए और जीत गए, सोशल सेक्रेटरी हो गए। सोशल सेक्रेटरी में ईमानदारी से काम किया तो जितने प्रोफेसर वगैरह सब थे, माने एक विश्वास पैदा हो गया कि माने ईमानदार लड़का है। तो जो कोई प्रपोजल प्रस्ताव ले जाते सामाजिक काम के, आँख ऊँच करके उसमें सिग्नेचर कर देते थे। ईमानदारी से काम किया। फिर प्रेसिडेंटी का चुनाव लड़ा। प्रेसिडेंटी का चुनाव लड़ा तो जो आज हमारे स्पीकर साहब नहीं, हमारे श्री श्रीनिवास तिवारी जी, जानते होंगे, नाम सुने होंगे, वो उस समय नेता वहाँ के उस समय भी थे वो। तो वहाँ पर ये चर्चा थी कि जिसका समर्थन श्रीनिवास तिवारी करते हैं वही प्रेसिडेंट होता है टीआरएस का। हम लोगों ने संकल्प लिया कि हम लोग नहीं जाएंगे। वोट विद्यार्थी देता है, छात्र देता है, ये जिताता है, और उसका श्रेय कहा है कि हम लोग नहीं गए। जब नहीं गए तो नाराज हो गए, और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने हमारा विरोध किया। हमारे साथ में कमांडेंट था, उसका बेटा था, एक डीएसपी था, उसका बेटा था। तो उन्होंने उसको फोन करके ताला में बंद करवा दिया। साले तुमको यहाँ रहना था, तुम्हारा बेटा उसके साथ में क्यों जा रहा है? ताला में बंद करवा दिया। अब वो ताला में बंद कर दिया। हमारे 2 समर्थक, बशर्ते 3 वोट से मैं चुनाव हार गया प्रेसिडेंट की। तो वहाँ से संघर्ष की कहानी चालू। लड़े सामंतवाद उसके खिलाफ जो है विचारधारा के। फिर उसके बाद LLB पास किए, वकालत शुरू की। हमारा लक्ष्य थे वकालत मजबूत करेंगे, पैसा कमाएंगे, उसके बाद जो कुछ करेंगे। तो संजोग ऐसा हुआ कि DP मिश्रा उस समय बताते नेताओं की सोच क्या होती थी। DP मिश्रा चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा कि रीवा में कांग्रेस कमजोर क्यों है, समाजवादी उस समय गढ़ था, समाजवादी पार्टी मजबूत क्यों है। तो उन्होंने जिले का संगठन की सूची मंगाई। तो उसमें एक परिवार के सब लोग थे, हंसराज तिवारी, विजय सिंह तिवारी, मुलायम सिंह तिवारी, राम सुरमन तिवारी, पंजाब सिंह तिवारी, माने एक परिवार के लोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी सब वही थे। तो मिश्र जी ने कहा कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो जब एक गली मारे बैठे हैं। तो उन्होंने कहा, चंद्र प्रताप तिवारी को समय नेता थे, नाम सुने होंगे, वो बहुत लोग कम जानते होंगे, और जमुना प्रसाद शास्त्री जो ब्लाइंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए थे। तो उन्होंने कहा एक बैकवर्ड को तलाशो, हम बैकवर्ड को टिकट देंगे तो कम से कम उसके माध्यम से कुछ बैकवर्ड के लोग तो कांग्रेस में जुड़ेंगे और कांग्रेस मजबूत होगी।
उस खोजबीन में जो है चंद्र प्रताप जान पहचान थी, कॉलेज में राजनीति करते थोड़ा लोग पहचानते थे। तो उन्होंने कहा पटेल जी एक बैकवर्ड नेता बताओ, मिस्री ऐसा ऐसा चाहते हैं तो आप एक बैकवर्ड नेता बताओ। अब हम ढूंढे 2-4 लोग के नाम बताए उनको, कहा कोई जमे नहीं। तो कहीं पटेल जी कोई जम नहीं रहे, आप क्यों नहीं सोचते हो? अब भाई माफ करिएगा, चुनाव लड़ी हमारे साइकिल टूट ही है, तो इस साइकिल में हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, हम कहीं काम नहीं करेंगे, हमको नहीं लड़ना चुनाव में। वो वकालत करेंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, उसके बाद जो करेंगे। समस्या आ गई कि कोई नहीं मिला। तब पे उन्होंने कहा कि भाई हम लोग मदद करवाएंगे, मिस्री से कहेंगे आप मन बनाओ चुनाव लड़ने के लिए। तब ने कहा मदद करेंगे तो चलो ठीक है लड़ लेंगे। एक अचानक उस दिन से मानिए चुनाव आया, कैसे चुनाव लड़ गए। अब जब चुनाव लड़ गए 1972 में, तो चुनाव भी जीत गए। चुनाव जीत गए तो नेता विधायक हुए। और उसे समय ये देखा कि मैंने जिसकी पहचान कुछ नहीं है, जिस पार्टी और विचारधारा ने एक पहचान दिया, हमारा भी फर्ज होता है कि हम सुखी रहें या दुखी रहें, किसी परिस्थिति में रहें, लेकिन उस विचारधारा के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, उस विचारधारा के साथ आने कोई समझौता नहीं करेंगे। तो हम भूखे रहे हों, प्यासे रहे हों, हर चुनौती का सामना किए हों, लेकिन हमने उस ईमानदारी के रास्ते कि किसान के बेटे को कौन पहचानता, हमारी क्या हैसियत, कोई औकात नहीं थी, लेकिन जिन परिस्थितियों ने उस औकात को एक परिचय दिया है, आज हमारा भी फर्ज होता है कि हम अपने जीवन में कठिनाई उठा लें, लेकिन अपनी ईमानदारी उसके रास्ते से उसी में चल रहे हैं। झगड़े भी हुए, पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़े, कई बार ऐसे अवसर आए कि मंत्री बनने से रोक दिया गया, नहीं बनने दिए गए, लेकिन उस चीज़ को सहे। बहुत सारी किस्साएँ हैं जिसको मैंने बर्दाश्त किया, सब कुछ किया। राजस्व मंत्री जैसा विभाग हमारे हाथ में था। बड़े बड़े शहर जो बने हमारे द्वारा दी हुई जमीन पर बसे हुए हैं, कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। हर सोसाइटी वाले कहते थे प्लाट ले लो, हमको ज़मीन दे दो, एलओसी दे दो। राजस्व मंत्री फैसला हम ही करते थे, सुनवाई करते थे, वकील आते फैसला करते थे, वकील लोग जानते थे। लेकिन वही जो माने कीड़ा घुस गया था, नहीं हमें प्लाट नहीं चाहिए, सही होगा तो एनओसी मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो सारे दुनिया आज उस प्लाट में रह रही है। राजमणि पटेल आज भी किराए के मकान में भोपाल में रह रही है। कभी कोई उसका नहीं है। हम तो कहते हैं ये डायबिटीज है तो क्या करें, मिठाई बड़ी अच्छी है, लेकिन हमको डायबिटीज है तो काय को सलाह देते हो, क्या करें, हमको नुकसान कर जाएगी। तो वो डायबिटीज हो गई हमको उस चीज़। इस तरह से हमारा राजनीतिक राह संघर्ष करते रहे। बहुत सारी और भी किस्सा कहानियाँ हैं, कभी सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास करते हैं कि हम सब लोग एक नए परिप्रेक्ष्य में जो है इस अभियान को चालू करेंगे, मजबूत करेंगे। अभी